हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला में अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल, जो कि डिप्लोमा के कंप्यूटर साइंस के द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला विषय है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम क्या कुछ कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उनकी सारणी कुछ इस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम्स के कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस बेसिकली, ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ये दो शब्दों से बना हुआ है, प्रोसेस और मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा प्रोसेस क्या होती है, और जो प्रोसेसेस होती हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो टॉपिक है अपने आप में ही एक पूरा अध्याय है। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज के इस सत्र में देखने की कोशिश करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में चैप्टर वाइज हम प्रोसेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ भी मेमोरी मैनेजमेंट का अगर हम मीनिंग देखने की कोशिश करें तो मेमोरी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बेसिकली पहले हमें ये समझना होगा कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, फिर उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी और स्टोरेज में देखिए अंतर है, मेमोरी और स्टोरेज में अलग अलग अंतर है, तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या होती है, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम इस सत्र में कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को कवर करें। अगर ये टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो इनको अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। देखिए, इस विषय को हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि इस विषय को पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे प्रथम जो बिंदु होता है वो है टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या मतलब समझते हैं। देखिए, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट होते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट से, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस विभाग से हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस विभाग अपना ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विभाग है, तो ये कंप्यूटर साइंस विभाग एक हिस्सा होता है कॉलेज का। तो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड अ ग्रांड टूर ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जब हम ये विषय पढ़ रहे हैं तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम विषय में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और उनकी बारीकियां क्या क्या होंगी, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स का गहनता से अध्ययन करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो कंप्यूटर एनवायरनमेंट, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि
कंप्यूट करना, प्रक्रिया से आप हिंदी प्रोसेस बोल सकते हैं, या प्रक्रिया इसको आप बोलते हैं, प्रक्रिया, ठीक है। और एनवायरनमेंट्स, ठीक है, कि किस एनवायरनमेंट में, ठीक है, आपकी कंप्यूटिंग की जा रही है, ठीक है। देखिए कंप्यूटिंग जो निकल के आता है वो कंप्यूट से निकल के आ रहा है, और कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंप्यूटिंग की जाती है अलग अलग इन्वायरमेंट या वातावरण में कह लीजिए, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट का मतलब हम टेक्निकली समझेंगे, बेसिकली इन्वायरमेंट से क्या मतलब है। अब इन्वायरमेंट से मतलब कि किस तरीके से अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, अभी बेसिकली अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो हो सकता है ये लेक्चर आप मोबाइल एनवायरनमेंट में देख रहे हो। अब मोबाइल एनवायरनमेंट में भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, एक आप एंड्रॉयड फ़ोन पे देख रहे हो, एक आईफोन पे देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप एक इस फोन जो हम लेक्चर के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं, ये आप एक कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप पे भी देख रहे हो। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, मोबाइल एक एनवायरनमेंट है, मोबाइल एक एनवायरनमेंट हो गया, कंप्यूटर एक दूसरा एनवायरनमेंट हो गया। फिर आप इसको किसी तीसरे एनवायरनमेंट पे देखना, तीसरा एनवायरनमेंट, इस तरीके से एनवायरनमेंट वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंप्यूटिंग, ठीक है, कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से टाइप्स होते हैं उनके ओवरव्यू को हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है टू एक्सप्लोर सेवरल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ओपन सोर्स का क्या मतलब है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्रीली अवेलेबल है। ओपन का मतलब फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ये अब हम देखेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग के इस लेक्चर में आपको बता दूं, लिनक्स सीरीज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या यूनिक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे आर फ्री या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इससे कैसे डिफ़र करता है वो अपन समझते हैं। देखिए जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप काम करते हो या जिस पे आपने काम किया है, वो ऑथराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी एक वेंडर या वेंचर द्वारा उनको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। तो उस पे काम करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, मतलब उसे अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करने के लिए उसका लाइसेंस वर्जन आपको परचेज करना होता है, ठीक है। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग होती है वो सिक्योर रहती है जिसने इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है। लेकिन अगर अपन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सीरीज़ हैं वो अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से लिनक्स सीरीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं मार्केट में, यूनिक्स सीरीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो बेसिकली ओपन सोर्स में क्या होता है कि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उनको आप इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई परचेस नहीं करना पड़ता है। आप इंटरनेट पे जाइए, पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, उनका लाइसेंस फ्री है, इसका मतलब आप उन्हें अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि किस प्रकार से वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की पूरी कोडिंग आपके सामने होती है। आप चाहें तो उसमें एक फ़ीचर इस तरीके से है, दूसरा फीचर इस तरीके से है, तीसरा फीचर किसी और तरीके से है। तो अगर आप चाहें तो उन फीचर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग को स्टडी करते हुए, उसमें चेंज करते हुए, ठीक बात है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने को स्टडी करना होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, या प्रथम बिंदु इस तरीके से है, अ प्रोग्राम दैट
acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware। ठीक है, तो एक यूजर और एक हार्डवेयर, ये यूजर हो गया आपका, और इसके बीच में एक मध्यस्थ की जो भूमिका निभाता है उसको अपन बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे मध्यस्थ का क्या काम होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि 3 अगर लोग यहाँ पे हैं, जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है बी, और एक पर्सन है, ये आपका बी है और ये सी है। ठीक है, ए जानता है हिंदी, ठीक है, और बी जानता है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और सी आपका जानता है इंग्लिश। और एक दिन क्या होता है कि ए को सी से बात करने की आवश्यकता आन पड़ती है। अब ए सी से बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है ए और सी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ए सी से कम्युनिकेट कर सकता है केवल हिंदी में क्योंकि ए को हिंदी आती है, और सी ए से कम्युनिकेट कर सकता है विद इंग्लिश। तो दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो एक जो तीसरे पर्सन की आवश्यकता होती है वो होता है आपका बी। ये बी क्या करता है, ये बी ए की बात को सी तक पहुंचाता है और सी की बात को ए तक पहुंचाता है। तो ठीक ऐसा ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक्चुअल में, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूज़र से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, क्यों इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को भी समझता है और हार्डवेयर को भी समझता है। अब देखिए ये समस्या हम क्यों फेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूज़र जो भी अपनी समस्या देता है, ठीक है, यूज़र को अपनी कोई जैसे समस्या है, इसकी मान लीजिए यूज़र चाहता है हार्डवेयर से काम करवाना चाहता है ना, और हार्डवेयर जो है वो समझता है सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज, और यूज़र को 0-1 की लैंग्वेज नहीं आती, यूज़र सिर्फ समझता है इंग्लिश। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी यूज़र की लैंग्वेज जो इंग्लिश है और हार्डवेयर की लैंग्वेज जो 0-1 के टर्म्स में होती है उसको समझता है। ठीक है, तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपनी समस्या हार्डवेयर से सॉल्व नहीं करवा सकता। तो यूज़र क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी बात अंग्रेजी को या अपनी जो भी काम को वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ में हार्डवेयर की भाषा में उसी की भाषा में उस यूज़र की बात पहुंचाता है। और जब हार्डवेयर को बात समझ में आ जाती है, हार्डवेयर उस बात को पे अपना प्रोसेसिंग करके जो रिज़ल्ट देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से यूज़र को बात पहुंचाता है, यूज़र तक बात पहुंचाता है। तो हमें क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या क्या हैं, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रोग्राम ईजियर। ठीक है, तो जो भी अभी जैसे हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को समझता है, तो एक्चुअल में यूज़र जो होता है वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम्स को, जो यूज़र के प्रोग्राम्स होते हैं उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर, और जो यूज़र्स की प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व करता है। ठीक है, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, और ऑपरेटिंग जो यूज़र होता है उसके लिए जो भी सिस्टम होता है उसको बहुत कन्वीनियंट वे में यूज़ करने की सुविधा देता है। देखिए अब इस पॉइंट से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँ कि आपने पुराने सिस्टम्स को देखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इवोल्व करते हुए देखा होगा। इवोल्व
मतलब 95 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आया करता था विंडोज़ का, MS-95, फिर 98, फिर 2000, तो आप देखोगे ये इवोल्व कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इनके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी विजिबिलिटी, इनमें जो लुक्स है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होता चला जा रहा है। फिर उसके बाद में अब आप देखोगे विंडोज़ 7 आया, फिर 8 आया और अब 10 चल रहा है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम 95 था, इसके कम फीचर्स थे, फिर 95 के फीचर्स ज़्यादा बड़े, 2000 के ज़्यादा बड़े, और अभी जो आप 10 में देख रहे हो, 10 के फीचर्स हाईली एडवांस्ड हैं, ठीक है। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। तो तीसरा जो मुख्य गोल होता है कि ये जो आपके पास हार्डवेयर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि केवल मशीनी भाषा समझता है, तो उस हार्डवेयर को किस तरीके से एफिशिएंट वे में यूज़ करना है, ये कौन इसका इस पे ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गोल होता है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम वो सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसको कंसीडर करते हैं अपना लैपटॉप समझ लीजिए, अपना पर्सनल कंप्यूटर पीसी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी संरचना के बारे एक्चुअल में संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला होता है इसका हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा इसका होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है यूज़र, ठीक है। तो बेसिकली क्या बात अपने को समझ में आती है कि कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला आपका हार्डवेयर होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे और आपका यूज़र होगा। अब देखिए एक एक चीज़ को हम समझते हैं कि ये हार्डवेयर क्या करता है। हार्डवेयर बेसिकली रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, बेसिकली रिसोर्सेज हैं या संसाधन हम कह लें। और यूज़र क्या है, यूज़र उन हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। तो यूज़र जो है वो हार्डवेयर का उपयोग करना चाहता है, यूज़र जो है उपयोग करना चाहता है हार्डवेयर्स को, बट यूज़र डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यूज़र को हार्डवेयर की भाषा समझ नहीं आती है। तो वो क्या करता है, यूज़र क्या करता है, अपने यूज़र प्रोग्राम्स के थ्रू, जो कि होते हैं एप्लीकेशंस प्रोग्राम, और ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम कहाँ रन करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र सबसे पहले अपनी बात रखता है यूज़र प्रोग्राम के फॉर्म में। यूज़र प्रोग्राम फिर कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उनको कहाँ पहुँच जाता है, हार्डवेयर तक। फिर हार्डवेयर उस पर प्रक्रिया करता है, ठीक है, उस पर क्रिया करता है, और ये जो है आउटपुट फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो कहाँ पहुँचता है, यूज़र तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइकिल मेंटेन होता है। तो बेसिक अगर आपसे कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो 4 एंटिटीज़ होती हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा यूज़र, ठीक है। हार्डवेयर कौन से होते हैं, हार्डवेयर में आप बोलोगे CPU, मेमोरी और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये हार्डवेयर में होते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, उसको लेता है, ठीक है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करता है
कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। तो बेसिकली ये मध्यस्थ का, ये कोऑर्डिनेट का काम करता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग का काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं पेंटिंग, तो आप क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खोलेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा खोलेंगे? MS पेंट, ठीक है। डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूज़र। तो ये यूज़र की अलग अलग समस्याएं होती हैं। यूज़र चाहता है कि मैं टाइप करूं, तो टाइप करने के लिए वो क्या क्या कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम खोल सकता है? वो आपका एडिटर खोल सकता है, ठीक है। वो एडिटर चूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो MS वर्ड कर सकता है, ठीक है। अब यूज़र अगर चाहता है कि मैं पेंटिंग करूं, तो उसके लिए वो देखिए पेंटिंग के बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। अलग अलग उनकी फीचर्स होते हैं, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बट अगर वो सिंपली, जैसे अगर अपन सिंपली बात करें तो MS पेंट से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर है, तो MS पेंट कर सकता है। कोई स्लाइड बनाना चाहे, ठीक है, तो स्लाइड बनाना चाहे तो वो पावर पॉइंट कर सकते हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम या हम उसे सॉफ्टवेयर कह लें, उसका यूज़ कर सकता है। तो ये ठीक है। तो बेस्ड ऑन यूज़र डिमांड, जो यूज़र है एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी समस्या बताता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करता है, फिर वो इंटरेक्शन आगे हार्डवेयर से करता है। हार्डवेयर उसकी समस्या को समझ के क्रियान्वयन कार्य करता है, प्रोसेस करता है, उसका जवाब फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। फिर वापस वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू यूज़र को उसकी समस्या का हल मिलता है, ठीक है। समस्या का मतलब ये नहीं कि वो बैठा हुआ है और का कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जो चीज़ कंप्यूटर कर सकता है वो, ठीक है, जो चीज़ वो करवाना चाहता है, एक टास्क है, उसको अपन बोल सकते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू करवाना चाहता है, तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है। तो ये मध्यस्थ की भूमिका में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को हम देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यूज़र 1, यूज़र 2, ठीक है। ये 4, देखिए ये लेवल बाय लेवल बता रहा हूँ। ये आपका 4th कंपोनेंट है जो कि यूज़र्स हैं, अलग अलग यूज़र्स हैं, अलग अलग काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्या है, ये आपके एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। और फिर आपका तीसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है आपका हार्डवेयर। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए अलग अलग यूज़र्स दे रखे हैं। हो सकता है एक ही यूज़र को अलग अलग टाइम पे इन सब के ये सारे टास्क परफॉर्म करने हो कि एक यूज़र कंपाइल करवाना चाहता है अपने प्रोग्राम को, एक असेंबल करवाना चाहता है, टेक्स्ट एडिटर। देखिए कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग अलग काम को करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो एक यूज़र को भी ये सारे काम करवा सकता है और अलग अलग यूज़र्स भी अपनी डिमांड के हिसाब से ये काम करा सकते हैं। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पे हम काम कर रहे हैं कि एक यूज़र कंपाइल का काम भी कर सकता है, टेक्स्ट एडिटर का काम भी कर सकता है और कोई गाने सुनने का काम भी कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। वो सब हम देखेंगे कि किस तरीके से इवोल्व हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में करते क्या है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, देखने का नज़रिया। ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की करवाना चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। यूज़र वांट कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। डोंट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल यूजर्स हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया होगा
कि अगर यूज़र्स जो हैं बहुत ही इजीली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिहाज से कुछ इस तरीके से सेट करता है ताकि वो रिसोर्सेज का अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, डेडिकेटेडली उस यूज़र्स को रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। बट अगर आप मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की, जैसा कि जो कि आप जानते हैं, आपने कंप्यूटर्स इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के बारे में देखा होगा, ठीक है, जो शेयर्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ठीक है, जो सारे यूज़र्स को खुश रखना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे संसाधन सेंट्रली अलोकेट होते हैं और हर यूज़र्स को लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आगे कि किस तरीके से वो होते हैं, ठीक है। यूज़र्स ऑफ डेडिकेट सिस्टम सच एज वर्कस्टेशंस हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स। तो देखिए ये वर्क स्टेशंस क्या होते हैं। अब ये वर्क स्टेशंस बहुत बड़े, आप यूँ कह लीजिए, जहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट की कंप्यूटिंग होती है, ह्यूज अमाउंट की कंप्यूटिंग्स होती हैं जो पर्टिकुलरली एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं डिवोटेडली। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो एक काम के लिए ही होता है, ठीक है। पूरा सिस्टम जो तैयार किया होता है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। और बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स, जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको भी डेडिकेटली वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर रिसोर्स पुअर, ऑप्टिमाइज फॉर यूजिबिलिटी एंड बैटरी लाइफ, ठीक है। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं उन रिसोर्स पुअर, अब जैसे बेसिकली आप देख लीजिए, एक कंप्यूटर आपके पास है और एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने टीबी का, मोर देन 100 टीबी का स्टोरेज अलाउ एक्स होगा वहाँ पे, मोर देन 64 GB रैम्स होंगी, CPU पावर बहुत हाई होगी, ठीक है। और अब आपका जो रिसोर्स है, ठीक है, आप बस एक सिंपल सा कंप्यूटर जिसकी लिमिटेड रैम होगी, 2, 3 या 4 हो सकती है, ठीक है, बैटरी लाइफ लिमिटेड होगी। तो इस तरीके से वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो पर्टिकुलर उस दायरे में काम करेगा, ठीक है। सब कंप्यूटर्स हैव लिटिल और नो यूज़र इंटरफेस सच एज एम्बेडेड कंप्यूटर्स इन डिवाइस इन ऑटोमोबाइल्स। और इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो आजकल गाड़ियों में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं जो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन पर काम करते हैं, ठीक है, वो वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उनकी लिमिटेड क्षमता है। इसी तरीके से मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो उनकी तुलना अगर आप कंप्यूटर से करोगे तो उसके फीचर्स बहुत कम होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इस जो स्लाइड है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का यूज़र है और किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, वहाँ पे किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, ये बात है। तो आज के इस सत्र में हम यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट सत्र में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।